Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing well. So in today's lecture we are going to discuss about hyperconjugation. Starting with the very basic, what is hyperconjugation? Hyperconjugation is the concept based on the interaction between sigma and pi systems, or you can say sigma bond and p orbitals रेजोनेंस. दैट इज, इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो हाइपर कंजुगेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में जो इंटरेक्शंस होती हैं उनके ऊपर बेस होता है. वी विल स्टडी मेनली हाइपर कंजुगेशन इन 3 species, that is carbocation, free radical and alkene. So in today's lecture we are going to discuss hyperconjugation in carbocation, then hyperconjugation in free radical and then hyperconjugation in alkyls, one after another. वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन? अगर हम बोले कि इसका फ़ायदा क्या है, हमें हाइपर कंजुगेशन से क्या फ़ायदा होगा अगर हमें किसी के हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स पता है या हमें ये पता है कोई भी कंपाउंड कितनी हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है. सो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इट? तो मोर द हाइपर कंजुगेशन, दैट इज मोर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर स्टेबल इज द कंपाउंड. जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ही कंपाउंड जो है वो स्टेबल होगा. सिमिलरली हमने रेजोनेंस में भी देखा था कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ही कंपाउंड स्टेबल होगा. इन द सिमिलर मैनर हाइपर कंजुगेशन में भी यही कंसेप्ट है कि जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ही कंपाउंड जो है वो स्टेबल होगा. So let's start. Firstly, we will discuss hyperconjugation in carbocation. So this is the ethyl carbocation and this one is methyl carbocation. Okay. अगर आप इसके एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? इसके स्ट्रक्चर में क्या है? CH3CH2 पॉजिटिव. दिस पॉजिटिव मीन्स यहाँ से जो भी स्पीसी गई है वो इससे इलेक्ट्रॉन्स लेके गई है. सो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है. अगर अब हम इस मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वो क्या होगा? ये कार्बन है, इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है और ये 3 सिग्मा बॉन्ड से हमने इसको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के फॉर्म में डिपिक्ट किया है. अब ये वैकेंट है और यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन और कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ वैकेंट है. तो अब इनमें क्या है? इंट्रैक्शन होगी और ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में डिस्पर्स होंगे. तो डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और उसकी वजह से क्या होगा? स्पीसी जो है स्टेबल बन जाएगी. यू कैन सी इस केस में मिथाइल कार्बोकेटाइन के केस में क्या है? इसके पास डिस्पर्स करने के लिए कोई साथ में स्पीसी है ही नहीं जो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स दे सके. तो यहाँ डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा और ये स्टेबिलिटी गेन नहीं करेगा इन कंपैरिजन टू इथाइल कार्बोकेटाइन. ये तो था हमारा ऑर्बिटल अप्रोच. तो मेनली लेकिन हम इस कंसेप्ट को समझने के लिए जो सिग्मा पी रेजोनेंस हम इसे क्यों बोल रहे हैं ये समझने के लिए जो कंसेप्ट पढ़ते हैं वो देखिए कि ये इथाइल कार्बोकेटाइन है. जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन. तो अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड हैं दोज आर द अल्फा हाइड्रोजन. सो दिस इथाइल कार्बोकेटाइन हैज़ 3 अल्फा हाइड्रोजन एंड दिस मिथाइल कार्बोकेटाइन हैज़ नो अल्फा हाइड्रोजन. एज जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे कोई भी कार्बन अटैच नहीं है और कोई भी अटैच नहीं होगा तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे. जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होंगे? और जो ये अल्फा हाइड्रोजन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हाइपर कंजुगेशन में. कैसे? जैसे हम बोल रहे हैं कि जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी. तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे. मैंने अभी बोला कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे. इसको हम कैसे दिखाएंगे? मैं कैसे बोल रही हूँ इस बेसिस पे इसको हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं. दिस इज दैट सिमिलर कंपाउंड इथाइल कार्बोकेटाइन. ये CH2 पॉजिटिव. दिस इज द कार्बन विथ 3 सिग्मा बॉन्ड्स with 3 different hydrogens. We are giving numbers to hydrogen. This is hydrogen 1, 2 and 3. Okay. ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देगा इसके चार्ज को रिमूव करने के लिए. तो यहाँ क्या होगा? यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे दिए तो ये क्या हो गया? H पॉजिटिव. क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड को दे के यहाँ से निकलने अलग हुआ है तो H पॉजिटिव. अब ये H पॉजिटिव जो है विदाउट एनी बॉन्ड कार्बन के साथ है तो दैट इज द रीजन इट्स नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस. कि ये रेजोनेंस में क्या हो रहा था? यही तो हो रहा था ना कि कोई चार्ज की मूवमेंट हो रही थी, स्ट्रक्चर्स बना रहे थे उसके बाद हम, लेकिन इसमें चार्ज की मूवमेंट हुई तो जो हाइड्रोजन था और कार्बन था उसके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं रहा तो दैट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस. अगर आप अब बोलेंगे कि क्या ये H+ जो है चला गया? नहीं, ये कहीं जाता नहीं है, ये इसके एनवायरनमेंट में ही रहेगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि ये इसको यहाँ से जाने नहीं देगी.
तो ये इसी स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन ये विदाउट एनी बॉन्ड जो है इसके साथ है, तो दैट इज द रीजन इट्स नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब जैसे हमने ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, सिमिलरली हम दो मोर स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। एक स्ट्रक्चर तो ये होगा कि हमने हाइड्रोजन नंबर 1 को रिमूव किया। सिमिलरली जब हम हाइड्रोजन सेकंड को रिमूव करें तो बन सकता है, थर्ड को रिमूव करें तो बन सकता है। तो हमने जब सेकंड को रिमूव किया तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, और जब हमने थर्ड को रिमूव कर दिया तो ये वाला बॉन्ड जो है गायब हो जाएगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि इस इथाइल कार्बोकेटाइन में नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बन रहे हैं? 3 कौन कौन से? जब हाइड्रोजन नंबर 1 जब रिमूव हुआ, हाइड्रोजन सेकंड जब रिमूव हुआ, और हाइड्रोजन थर्ड जब गया। तो हम क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के इक्वल है, क्योंकि स्ट्रक्चर में 3 अल्फा हाइड्रोजन थे और 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं। तो इससे हमें पता चला कि नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इसके अब एग्जांपल देखिए, हमें ये कंपाउंड दिया है, अगर हमें इसमें बताना है कि इसके कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे या नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो हम कैसे बताएंगे? इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके साथ वाले जो भी कार्बन होंगे दे विल बी दी अल्फा कार्बन, और उन अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड होगा दैट विल बी नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। तो ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 3 यहाँ, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन एंड देयरफॉर टोटल 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सिमिलरली हम इस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर में क्या है, ये कार्बोकेटाइन है, इसके साथ वाला ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, लेकिन इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जो हाइड्रोजन अटैच है दैट विल बी द अल्फा हाइड्रोजन। अब आप इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये अल्फा कार्बन के से डायरेक्ट अटैच नहीं है ये हाइड्रोजन, सो दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन एंड इन दिस केस दिस विल बी द अल्फा हाइड्रोजन। सो टोटल 2 अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर, सो टोटल 2 नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दिस इज ऑल अबाउट हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन। इसके बाद अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना चाहें, अभी तक तो हमने कंसेप्ट देखा हाइपर कंजुगेशन का, अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम देखें तो क्या होगा? ये मिथाइल आयन है, मिथाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज द प्राइमरी कार्बोकेटाइन, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज द टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अगर हमें अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, क्योंकि एज आई already told you, more the number of alpha hydrogen, more will be the hyperconjugating structures, and more the number of hyperconjugating structures, more stable is the compound. So in this tertiary carbocation there are 9 alpha hydrogens, in this there are 6, here there are 3, and this methyl carbocation has no alpha hydrogen. So what is the order of stability? Tertiary carbocation is the most stable, then is secondary, then primary, and methyl carbocation is least stable among all these structures. Then we will proceed with hyperconjugation in free radicals. This is the free radical structure. मैंने पहले भी बताया था कि फ्री रेडिकल में क्या होता है, जब होमोलाइटिक फ्यूजन क्लीवेज होती है तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन या फिर कोई और भी स्पीसी जो इसके साथ अटैच थी, एक इलेक्ट्रॉन वो लेके जाती है बॉन्ड का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रहता है। सो इट विल होमोलाइटिक क्लीवेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, क्योंकि इसके ऑर्बिटल के पास जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है और हर कोई अपने ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाह रहा है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। सिमिलरली जैसे हमने कार्बोकेटाइन में देखा था कि डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ भी डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो जो है स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ये तो हुआ ऑर्बिटल अप्रोच। अब इसका ईजी मेथड क्या है जो हम समझने के लिए लेते हैं, जैसे हमने वहाँ देखे थे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के देख के हम करेंगे कि अब जो भी फ्री रेडिकल कार्बन है उसके साथ वाला कार्बन हो जाएगा अल्फा कार्बन, एंड द हाइड्रोजन अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन आर द अल्फा हाइड्रोजन्स। सो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी द हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड मोर स्टेबल इज द कंपाउंड। तो ये कैसे होगा? ये हमने स्ट्रक्चर लिया, अब इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? दिस इज द अल्फा कार्बन and the hydrogens attached to this are 3, so there are 3 alpha hydrogens. अब इसमें क्लीवेज अगर आप दिखाएं या आप हाइपर कंजुगेशन शो करें तो कैसे होगी? अगर हम लगा रहे हैं कि यहाँ से अगर फर्स्ट हाइड्रोजन अगर अपना बॉन्ड ब्रेक करके जा रहा है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन वो इस कार्बन को देके जाएगा, एक वो खुद लेके जाएगा। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले है, एक इसके पास अब आ गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये
विदाउट एनी बॉन्ड जो है इसके पास वाले एनवायरनमेंट में रहेगा। सिमिलरली हम जो है सेकेंड हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं एज डिपिक्टेड हेयर, एंड इन द सेम वे वी कैन रिमूव थर्ड हाइड्रोजन एज दिस। ओके, दिस बॉन्ड इज नॉट हेयर, some mistake, this bond is absent here. This is joined with the structure without any bond, no bond here. Okay, अगर हमने जैसे कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी देखी थी, सिमिलरली फ्री रेडिकल में अगर हमें स्टेबिलिटी देखनी है तो इन द सिमिलर मैनर हम यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन्स देखेंगे कि टर्शियरी जो फ्री रेडिकल है उसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, सेकेंडरी के पास 6 हैं, प्राइमरी के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, एंड मिथाइल फ्री रेडिकल के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन वो मोलिक्यूल शो करेगा, क्योंकि उतने ही ज़्यादा उसके पास हाइड्रोजन रहेंगे जो बॉन्ड को दे सकते हैं या जिनमें बॉन्ड रिमूव हो सकता है, तो उतने ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और उतना ही कंपाउंड जो है स्टेबल रहेगा, क्योंकि उसमें उतनी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगी। सो व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर? टर्शियरी फ्री रेडिकल इज द मोस्ट स्टेबल, देन इज द सेकेंडरी, देन इज प्राइमरी, एंड मिथाइल फ्री रेडिकल इज लीस्ट स्टेबल अमंग ऑल द स्ट्रक्चर्स। देन इज हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। ये हमने एल्कीन का स्ट्रक्चर लिया है। अब इस डबल बॉन्ड के एडजेसेंट जो भी कार्बन होगा दैट इज द अल्फा कार्बन, कार्बन एडजेसेंट टू दिस पाई बॉन्ड इज द अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड हैं दोज आर द अल्फा हाइड्रोजन्स। अब इस स्ट्रक्चर में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। यहाँ मूवमेंट कैसे होगी? ये हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड फिर ब्रेक हो जाएगा, तो मूवमेंट इस वे में होगी। और यहाँ जो है नो बॉन्ड स्ट्रक्चर बन गया फर्स्ट वाला, जहां हमने हाइड्रोजन नंबर 1 रिमूव किया है। सिमिलरली हम 2 मोर नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं सिमिलर मैनर में। एक बार हम सेकंड हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, एक बार हम थर्ड को रिमूव करेंगे, तो टोटल 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। इसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। हमने क्या देखा अब तक? हमने हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटायन देख लिया, फ्री रेडिकल देख लिया और उनकी स्टेबिलिटी देख ली। सिमिलरली अब हम क्या देखेंगे? हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखेंगे। अगर आप एल्कीन्स में देखें, मैंने यहाँ 4 स्ट्रक्चर्स लिए हैं। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स अगर आप देखें तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में कितने हैं? ये डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड के साथ जो भी कार्बन अटैच है वो सभी अल्फा कार्बन्स हैं, और इनके पास जो भी हाइड्रोजन्स हैं वो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो इस वाले स्ट्रक्चर में कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 12, 3 here, 3 here, 3 here एंड 3 here, तो टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन्स। और इस स्ट्रक्चर में क्या है? यहाँ here there are only 9 alpha hydrogens, and this there are only 6 alpha hydrogens, and this one there are only 3 alpha hydrogens. So stability order is in this manner: more the number of alpha hydrogen, more stable is the compound. अगर अब हमें कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाए, जैसे हमने यहाँ नीचे 3 स्ट्रक्चर्स लिए हैं, फर्स्ट वन इज आइसोब्यूटेन, सेकेंड इज सिस ब्यूटुइन एंड थर्ड वन इज ट्रांस ब्यूटुइन। अब इस स्ट्रक्चर में क्या है? अगर आप देखें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो इस फर्स्ट स्ट्रक्चर में कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन? देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंड वन में कितने हैं? यहाँ भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब आप कहेंगे कि अब कैसे? हम तो अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे ड्रॉ कर रहे थे और अब अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गए, तो हम अब कैसे बताएंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो उसके लिए क्या होगा? हमेशा अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है तो ट्रांस जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से। किस लिए? क्योंकि सिस में कंपाउंड जो ये भी सब्स्टिट्यूएंट हैं ये एक दूसरे के पास रहेंगे, तो रिपल्शंस ज़्यादा होंगी। जितनी ज़्यादा रिपल्शंस होंगी वो स्टेबिलिटी को उतना ही कम कर देंगी। और ये जो है यहाँ रिपल्शंस मिनिमम होंगी एज कम्पेयर टू द सिस स्ट्रक्चर, तो रिपल्शंस कम होंगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। सो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस व्हेन अल्फा हाइड्रोजन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स आर सेम। रीजन इज ड्यू टू लेसर रिपल्शंस। ठीक है, फिर अब सिस और ट्रांस में तो हमें पता चल गया कि कौन सा होगा, तो हेयर सी इज मोर स्टेबल देन B1। अब हम फर्स्ट वाले से कैसे कंपेयर करेंगे? ओके, इसी एक कार्बन से जो अगर दोनों अल्फा कार्बन अटैच्ड हैं तो वो स्ट्रक्चर जो है मोस्ट स्टेबल होता है। लेकिन इसका रीज़न तो कुछ होगा ना, हर चीज़ का कोई रीज़न होता है। हम अपनी कन्वीनियंटली तो ऐसे नहीं बोल सकते कि एक्सपेरिमेंट में ये आ रहा है कि आइसोब्यूटीन जो है सिस और ट्रांस वाले स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल है, तो भाई हम बोल देंगे कि एक सेम सिमिलर कार्बन पे अगर अल्फा कार्बन अटैच्ड हैं और अल्फा हाइड्रोजन सिमिलर कार्बन से अटैच्ड हैं तो स्ट्रक्चर जो है मोस्ट स्टेबल होगा, नहीं। तो इस ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए अब हमने जैसे बता दिया कि ट्रांस तो सिस से ज़्यादा है ही, इतना आपको क्लियर है कि सी इज़ मोस्ट स्टेबल देन बी। अब हमें सिर्फ क्या प्रूव करना है कि जो ए है वो सी से ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ए सी से ज़्यादा स्टेबल होगा तो इवेंचुअली बी से तो वो ज़्यादा स्टेबल हो ही जाएगा। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि ए इज़ मोर स्टेबल देन सी?
वो हम करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। आइसोब्यूटीन का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटीन। मैंने वो 2 हाइड्रोजन्स को एक साथ यहाँ लिख दिया है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटीन एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसब्यूटुइन। अब पहले हम देखते हैं ट्रांसब्यूटुइन में मूवमेंट कैसे हो रही है। ये दोनों क्या है, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर से यहाँ से अगर हाइड्रोजन जो है अपना बॉन्ड देके जाएगा तो वो यहाँ आएगा, वो यहाँ देके जाएगा तो ये बॉन्ड जो है रिमूव होगा इस तरफ। तो ये क्या बन गया, ये तो नो बॉन्ड के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है एनवायरमेंट में है, ये तो वो डिपिक्ट हुआ है। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इसने जो अपना यहाँ दे दिया, और इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं। ओके, नो CH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और यू कैन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग ग्रुप है, तो क्या होगा, ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ दे रहा है, इसके पास तो ऑलरेडी ज़्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ तो पहले ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेना चाहेगा, तो ये स्टेबल नहीं होगा। रही आइसोब्यूटीन में क्या होगा, फिर आइसोब्यूटीन में 2 टाइप्स हो सकता है। ये वाले भी हाइपर कंजुगेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आप कहीं से भी करा सकते हो, मैं एग्जांपल जो है यहाँ से रिमूव करवा के दे रही हूँ कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ मूव कर जाएगा। ये एक हाइड्रोजन मान लो यहाँ मूव हो गया और ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या हुआ, ये तो वो हाइड्रोजन जो विदाउट एनी बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में है, स्पीसीज से अटैच्ड है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो डबल बॉन्ड जो होता है वो क्या इफेक्ट लगाता है, दैट विल गिव माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स डिस्पर्स होंगे, चार्ज जो है डिस्पर्स होगा, और चार्ज जितना ज़्यादा डिस्पर्स होता है दैट विल लीड टू स्टेबिलिटी। यहाँ डिस्पर्जन ऑफ चार्ज की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, और यहाँ पहले ही ऑलरेडी इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये ऊपर से और ज़्यादा इसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो ये जो है स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है और यहाँ अनस्टेबिलिटी आ रही है। सो दैट इज द रीजन आइसोब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन ट्रांसब्यूटीन, एंड इवेंचुअली एज वी हैड ऑलरेडी सीन कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिसब्यूटुइन। सो द कंप्लीट आंसर गोज टू कि A is more stable than B, A is more stable than C, and C is more stable than B. A is isobutene, C is the transbutene, and B is cisbutene. So it's all about hyperconjugation. हाइपरकंजुगेशन में मेनली आपको 3 ही कंसेप्ट पढ़ने होते हैं कि आप कार्बोकेटाइन की हाइपरकंजुगेशन शो करेंगे कि वो कैसे, उसके एग्जांपल्स थोड़े से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फ्री रेडिकल्स के एंड सिमिलरली एल्कीन्स के। इसके बाद इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर कि कैसे स्टेबिलिटी होती है। कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल में तो काफ़ी सिंपल ही था कि आप डायरेक्ट अल्फा हाइड्रोजन से आपने बता दिया कि अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा उसकी उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो उनमें तो सेम ऑर्डर था कि टर्शियरी इज मोर स्टेबल, देन इज सेकेंडरी, देन प्राइमरी, एंड इन बोथ द ऑफ दोज केसेस मिथाइल इज लीस्ट स्टेबल। फिर फ्री रेडिकल में क्या था, फ्री रेडिकल में भी आप अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, और अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है तो उसके बाद आप क्या देखेंगे कि जो ट्रांस है वो ज़्यादा स्टेबल है सिस से, क्योंकि सिस में रिपल्शन ज़्यादा होंगी और ट्रांस में रिपल्शन कम होंगी। और उन सब में भी अगर जो स्ट्रक्चर है जब सेम ही कार्बन पे, एक ही कार्बन पे अल्फा कार्बन अटैच हो, या एक ही कार्बन पे जब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों, तो दैट विल बी मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द स्पीसी वेयर 2 डिफरेंट कार्बन पे जो है सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं। सो प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। इफ यू आर गेटिंग एनी क्यूरीज then you can ask me now on my Insta channel, that is chemistry seeker notes, chemistry seeker notes, and I hope आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो आप यहाँ DM कर सकते हैं मुझे, और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो भी मेरे को बता दे, तो अगर वो DM करेगा तो आई विल प्रोवाइड द नोट्स देयर। सो होप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आप मेरे से आगे भी ये वीडियोस देखना चाह रहे हैं लेक्चर्स की, देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देन सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।